सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पाठ एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले। अब ये पाठ सावित्रीबाई फुले के बारे में है। आप लोगों ने शायद इस सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा महिला है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। जिस तरह से आज लड़कियां या स्त्रियां लड़कों से कंधे मिलाकर चल रही है, शिक्षा में भी लड़कों से आगे निकल गई है, इन सब के पीछे जो जिन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, उनमें से एक मुख्य महिला है सावित्रीबाई फुले। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। हम लोगों ने पढ़ा है, रमाबाई के बारे में भी पढ़ा है। अब ये सावित्रीबाई फुले भी उस तरह का एक महिला है जिन्होंने स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा आगे लेकर आई। तो देखते हैं उन्होंने किस तरह से स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया और किस किस तरह का काम उन्होंने किया है। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यतः, अर्थात ऊपर निर्माण किया गया चित्र को देखिए। ये जो स्कूल के बारे में ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर के बारे में कहा गया है। ये एक स्कूल का पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में कहा गया है। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, अर्थात ऊपर निर्मित किया गया चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते, यह जो दृश्य है ये किसी एक पाठशाला का यानी कि स्कूल का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, अर्थात इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, अर्थात ये कोई साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र का सबसे पहला बालिका विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका क्या करती है, घर से अपनी किताबें लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती है। मार्गे, रास्ते पर, कश्चित तस्या उपरि धूलिम, अर्थात कोई उनके ऊपर धूल, आप देखिए ये धूल फेंक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यह पिक्चर देख रहा है ना, यहाँ पर ये धूल फेंका जा रहा है इसके ऊपर। उसके बाद कश्चित, और दूसरा कोई प्रस्तर खंडान क्षिपति, अर्थात प्रस्तर खंड को वहाँ उनके ऊपर फेंकते हैं। तो दृश्य में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो बंदा है ये सावित्रीबाई के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, और ये जो दूसरा जो लड़का है पुरुष, ये क्या कर रहा है, ये सावित्रीबाई को धूल फेंक रहा है। अर्थात जब भी वो पढ़ाने के लिए निकलती तो कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकते और कोई उसके ऊपर धूल फेंक देते, यानी कि उसको किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ाने से रोक देते थे। क्योंकि उस समय समाज जो वो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना गलत बात है, इसलिए वो लोग लड़कियों को पढ़ाने देना ही नहीं चाहते थे। परम, लेकिन सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से, अर्थात वो लड़कियों को पढ़ाएगी इस विचार से वो कभी भी विचलित नहीं होती है। अर्थात वो कभी भी उससे अपना पढ़ाने का जो इरादा है वो त्यागती नहीं है। स्वविद्यालये कन्यावी स्वविनोदम आलापन्ति सा अध्ययने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, कन्या भी अर्थात लड़कियों के साथ, सविनोदम अर्थात हंसी मजाक से, आलापन्ति बात करते हुए, सा अध्ययने संलग्ना भवति वो पढ़ाने में लग जाती थी। एक्चुअली क्या था, क्योंकि वो जो जितने भी लर्नर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे, उसको अगर टॉपिक में जाएंगे तो वो पढ़ेगा नहीं, इसलिए पहले थोड़ा हंसी मजाक करके उसको पढ़ा के मूड में लाने के बाद वो पढ़ाती थी। ये भी एक पढ़ाने का एक तरीका होता है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उनका खुद का पढ़ाई भी साथ चलता था, क्योंकि जब वो स्कूल खुली थी तब उसका उम्र केवल 17 साल की थी। केयम महिला, केयम मतलब का प्लस यम, संधि होके केयम हो गया, का यम महिला, अर्थात ये महिला कौन है। अपि यूयम इमा महिला जानी था, क्या तुम इस महिला को जानते हो।
इयमेव ये है महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, अर्थात ये है महाराष्ट्र का पहला महिला शिक्षिका अर्थात लेडी टीचर जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है। नामधेया मतलब जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र का पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे अर्थात जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी कि 3 जनवरी 1831 अर्थात 1831 ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नयगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, अर्थात जनवरी महीने के तीसरे दिन 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नयगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। अजायत मतलब जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता चो खंडोजी अभिहितौ, उसका माँ का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी थे। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, जब वो 9 साल की थी, नववर्ष देशिया मतलब जब वो 9 साल की थी तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदयेन अर्थात ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता मतलब शादी हुआ। जब वो 9 साल की थी तब उनका शादी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। आप लोगों ने ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा, हिस्ट्री में उसका नाम ज्योतिराव फुले है। सोपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वो भी उस समय केवल 13 साल का था, क्योंकि उस समय समाज में बाल विवाह चलती थी, इसलिए उस समय उन दोनों को बाल विवाह करवा दिया गया था। ये तो ही क्योंकि सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का बहुत ही जबरदस्त समर्थक था। अतः इसलिए सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा, इसलिए सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वह उत्साहम प्राप्तवती, वो और भी जोरदार हो गया, उसको और थोड़ा सा मतलब उत्साह मिली। अर्थात क्योंकि वो लड़कियों को उसका हस्बैंड जो है, उस समय तो हस्बैंड को देवता मानते थे, हस्बैंड जो बोलते हैं वही करते थे। क्योंकि उसका हस्बैंड अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार थे, इसलिए सावित्री के मन में तो वैसे भी पढ़ने का इच्छा थी, तो वो इच्छा और भी प्रबल हुई, और भी ज़्यादा हुई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके बाद वो अपनी इच्छा से अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया। 1948 ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमः विद्यालय प्रारब्ध। अब 1948 यानी कि 1848 साल में पुणे नगर में सावित्रीबाई ज्योतिबा महोदयेन सह अपने पति के साथ मिलकर, पति तो ज्योतिबा फुले महोदय था, दोनों ने मिलकर क्या किया, कन्यानाम कृते लड़कियों के लिए प्रदेशस्य अर्थात मुंबई प्रदेश का प्रथमः विद्यालय आरभत, पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम उस समय सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, वो केवल 17 साल की थी। अर्थात उसने जब पहला जो विद्यालय शुरू किया तब सावित्री महोदय का उम्र केवल 17 साल की थी, हार्डली उसने 10 या 11 में पढ़ती होगी, उस तरह का उम्र होगा। 1951 ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अर्थात 1851 में उन्होंने क्या किया, अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते, अर्थात जो अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य यानी कि उस समय जो अनटचेबिलिटी, ये बहुत ही बड़ा समस्या थी समाज के लिए, अर्थात छुआछूत, ठीक है। एक्चुअली समाज को तो 4 कास्ट में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो शूद्र जो जाति के लोग हुआ करते थे,
इनको लोग बिल्कुल अनटचेबल मानते थे, उसको कोई भी छूता नहीं था। यहाँ तक कि किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य उसके जो परछाई को भी छूना पसंद नहीं करते थे। इस तरह का बहुत ही खतरनाक तरीके का उस समय जो कास्टिज्म था, ठीक है, ये बहुत ही कुसंस्कार कह सकते हैं। इस तरह का सामाजिक बहुत ही बड़ा कुसंस्कार पुराने ज़माने में था, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, उन्होंने अब उसको लगा कि पहले जो 1848 में जो स्कूल खुला वो तो जनरल स्कूल था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि पढ़ते हैं, लेकिन अब इनका इरादा है सारे लड़कियों को पढ़ाना है। तो शूद्र का लड़कियों भी तो लड़की होती है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ शूद्र का बिठा देंगे तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय का बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि उस समय शूद्र बहुत निम्न जाति के मानते थे और उससे कोई मेल मिलाप या फिर उठना बैठना नहीं चाहते थे। इसलिए उसको लगा कि इनके लिए भी एक अलग सा विद्यालय शुरू किया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1851 में उन जो छुआछूत जो अस्पृश्य जो लोग थे, लड़कियों के लिए क्या किया, उन्होंने एक अलग सा विद्यालय शुरू किया। पृथकतया अपर विद्यालय प्राप्त, यानी कि वो अलग रूप से उन्होंने एक विद्यालय शुरू की, ताकि दोनों जो ग्रुप्स है, जो हम बोल सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रुप और शूद्र ग्रुप, सारे जो लड़कियों को सही तरह से शिक्षा मिल पाए। अब सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरुद्धम अकरोत, अर्थात सामाजिक कुरीतियों का, जैसे कि बहुत सारा सामाजिक कुसंस्कार होता है, उसका सावित्री ने मुखरम विरुद्धम मतलब जोरदार विरुद्ध, अकरोत मतलब किया। जितना भी कुसंस्कार समाज में उस समय चल रहा था, उन सारे कुसंस्कारों का सावित्री ने बहुत जोरदार विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। उस समय क्या होता था, जो विधवा स्त्री होते थे, अर्थात जिसका पति का देहांत हो जाता था, उन सारे जो स्त्रियों को क्या करते थे, सिर मुंडन करवाए जाते थे। पहले तो सतीदाह प्रथा था, लेकिन उस सतीदाह प्रथा को थोड़ा सा नीचे लाकर, यानी कि अब तो पहले अब तो दाह नहीं किया जाता है, लेकिन विधवा का सिर मुंडवाना जरूरी है। इसलिए विधवाओं का सिर मुंडन को रोकने के लिए, निराकरण मतलब उसको रोकने के लिए साक्षात नापिते मिली था, वो स्वयं नापितों के साथ जाकर मिली। क्योंकि लड़की का जो सबसे खूबसूरत होता है वो उसका बाल, अगर मुंडवाया जाएगा तो वो बहुत ही अजीब तरीके से दिखती है। इसलिए ये तो लड़कियों के साथ ज्यादती है। उसका हस्बैंड मर सकता है बीमारी से या फिर किसी दुर्घटना में मर सकता है, लेकिन उसका क्या गलती है। इसलिए उसको लगा कि विधवाओं का सिर मुंडन गलत है, इसलिए उसको रोकने के लिए वो स्वयं जाकर नापित, यानी कि जो बार्बर है, जो ये काम करते हैं, इनसे जाकर वो बातचीत की। फलतः जिसके कारण केचन नापिता अस्यारूढ़ सहभागिताम अत्यजन। अब सावित्री ने जब नापितों से मिली, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, केचन नापिता, कुछ नापित, अस्यारूढ़ मतलब कुसंस्कार, इस अस्याम मतलब इस, रूढ़ मतलब कुसंस्कार, इस कुसंस्कार में सहभागिता अपना जो हिस्सेदारी अत्यजन अर्थात छोड़ दिया। यानी कि कुछ नापितों ने विधवाओं का सिर मुंडन करने से मना कर दिया, बोले कि हम लोग सिर मुंडन नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे या फिर नहीं करेंगे। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम यत्, एक बार सावित्री ने मार्गे यानी कि मार्ग पर, दृष्टम मतलब देखा, यत् की एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निकषा अर्थात कुएं के निकषा यानी कि पास, कुएं के पास शीर्णावस्थावृता, बहुत ही शीर्णावस्थावृता मतलब एकदम टूटे फूटे कपड़े पहने हुए हैं, तथा कथिता निम्न जातिया जो निम्न जाति के कहने वाले कुछ कच्चित नार्य, कुछ महिलाएं जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी पीने के लिए याचना कर रही थी। अर्थात एक बार सावित्री ने देखा कि रास्ते पर कुएं के पास टूटे फूटे कपड़े पहने हुए वो निम्न जाति के कहने वाले कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए माने बड़े लोगों से याचना कर रहे थे, अर्थात उच्च वर्ग लोगों से याचना कर रहे थे। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्य अर्थात उच्च वर्ग के लोग उनका उपहास करते, उनका मजा कराते हुए कूपा जलोदरणम अवारयन, और कुएं से जल लेने से मना कर दिया। बोला कि अरे तुम लोग निम्न जात के लड़के हो या महिलाएं हो, तुम हमारे कुएं से पानी पियोगे, अरे तुम पानी यहाँ से ले जाओगे तो हमारा कुआं अपवित्र हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत तरह का से उसको मतलब खरी खोटी सुनाकर उसका अपमान किया।
सावित्री एतत् अपमानम सदुम ना शक्नोत। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती। उन्होंने क्या किया, ता स्त्रियः, सा मतलब वह, ता स्त्रियः मतलब उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को निजगृहं नीतवती अर्थात अपने घर ले गई। तरागम दर्शयित्वा कथयन, पास में कोई तालाब था, उन तालाब को दिखाकर बोली। च यत् यथेष्टम जलम नयत, बोली कि यथेष्टम जलम नयत अर्थात जितना पानी चाहे वो ले लो, जितना पानी चाहे वो तुम पी लो, जितना पानी जल चाहे तुम ले लो। सार्वजनिकोयम तरागः, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक यानी कि सारे लोगों के लिए है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने में कोई जाति बंधन कुछ नहीं है, जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकारी है या फिर सबके लिए है। तुम यहाँ से जितना पानी लेना है पीना कर सकते हो। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित। उन्होंने मनुष्य के समानता अर्थात इक्वलिटी, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम अर्थात मनुष्य के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को सर्वदा सर्वथा समर्थ, हमेशा और लगातार उसने समर्थ किया। अर्थात उन्होंने मनुष्यों के समानता तथा स्वतंत्रता के बात को हमेशा और लगातार उसने समर्थ, उसका मतलब उसके पक्ष में रही, समर्थन किया है उसने। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। अर्थात महिला सेवा मंडल अर्थात महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिला है या फिर जो बिल्कुल लाचार महिला, उसका सेवा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम अर्थात शिशु हत्या को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, ठीक है। इत्यादिनाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्य अवदान महत्व, ये सब संस्था को स्थापना करने में फुले दंपत्य यानी कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो महिला सेवा मंडल में केवल महिला, बुजुर्ग महिला या फिर लाचार महिलाओं को या फिर अस्वस्थ महिलाओं को यहाँ पर सेवा किया जाता। और शिशु हत्या प्रतिबंधक, उस समय क्या होता था, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिए जाते थे। तो इस जो लड़कियों को शिशु हत्या को रोकने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो सावित्री महोदय और उसका जो सावित्री महोदया और उसका जो हस्बैंड ज्योतिबा फुले, इन दोनों ने बहुत योगदान करके इस संस्थाओं को उन्होंने बनाया था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल ये भी एक मतलब संस्था है जो हमेशा सत्य या अच्छे कार्यों के ऊपर ध्यान रखते थे। इन सारे संस्थाओं के उसका जो गतिविधि, उसके कार्य जो कलाप है, उसका जो गतिविधि, उसका जो कामधाम के ऊपर भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अतः वो सक्रिय उस संस्था का बहुत सारे काम खुद करती थी और खुद के जिम्मेवारी में लेकर करवाती होगी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य, इस सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। अर्थात इस जो सत्यशोधक मंडल का काम क्या था कि जो पीड़ित समुदाय है उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक करवाना, उनको अपने हक दिलाना, ये इस सत्यशोधक मंडल का काम था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशल संचालितवती। सावित्री ने बहुत सारे संस्थाएं अपने प्रशासनिक कुशलता के साथ उसने चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ितजनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। जब वो दुर्भिक्ष काल यानी कि जब अकाल पड़ रही थी, देश में जब अकाल पड़ रही थी, लोगों को खाने को नहीं मिला था उस समय, या फिर प्लेग काले, उस समय मलेरिया प्लेग बोल के बीमारी, जैसे आज कोरोना जैसे है उसी तरह से उस समय भी मलेरिया प्लेग बोल के एक बीमारी था जिसको हम प्लेग बीमारी बोलते हैं। उससे कई लाख लोग मरे थे, ठीक है, करोड़ों में पहुंच सकता है, उसका ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन इतने बहुत सारे, आज जितना कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग उस समय मरे थे, क्योंकि उस समय तो मेडिसिन भी नहीं था,
इसलिए क्या हो गया, उस जो प्लेग से बहुत सारे लोग उस समय उसने क्या किया, पीड़ित जनानाम, जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार लोग हैं या फिर जो उससे जो पीड़ित थे, उन लोगों का अश्रांतम अविरतम च सेवा अकरोत, बगैर रुके बगैर थके उसने क्या किया, उनका सेवा किया। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, उसका जो सहायता सामग्री यानी कि जो हम रिलीफ जो फंड बोलते हैं, रिलीफ वगैरह के जो बंदोबस्त के लिए सर्वथा प्रयास अकरोत, उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1987 सप्तनवतितमे ख्रीष्टाब्दे तस्य निधन गता। अर्थात महारोग प्रसार काले, अर्थात जब वो बहुत ही भयंकर पेंडेमिक फैल रही थी, जैसे आज कोरोना का पेंडेमिक, उस समय ये इस तरह का पेंडेमिक हो रहा था, एपिडेमिक या पेंडेमिक बोल सकते हैं। जब वो फैल रहा था, अर्थात ये प्लेग बीमारी फैल रहा था, उस समय सेवारता, वो भी मतलब उस किसी ना किसी के सेवा में थी, अर्थात लोगों को हेल्प कर रही थी। उस समय क्या हो गया, स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वो स्वयं खुद भी एक बहुत ही भयंकर बीमारी, प्लेग ही बीमारी होगा, उसे ग्रस्त होकर 1897 अर्थात 1987 सप्तनवतितमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, उनका निधन हो गया। अर्थात 1897 ख्रीष्टाब्द में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर थी, उसका बहुत बड़ा योगदान था। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चैती, तो उनका जो दो काव्य थे वह काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश से महिला उत्थान से गहना बुदाय, अर्थात भारत देश में महिला उत्थान से किस तरह से महिलाओं ने उत्थान किया, किस तरह से महिलाओं ने अपना जो स्तर है वो बढ़ाया, महिला किस तरह से आज के स्थिति पर आई, महिला किस तरह से अपने आप को आगे लाई, इनको जानने के लिए गहना बुदाय यानी कि अच्छी तरह जानने के लिए सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम, इनको जानने के लिए सावित्रीबाई फुले महोदया का जो जीवन चरित्र अर्थात ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से संघर्ष करके सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, लड़कियों को पढ़ाई को आगे लाया और लड़कियों को सही राह दिखाई। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी शब्द में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा। जितना भी कठिन शब्द है मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।